ओके, हमारा आज का टॉपिक है ऐसी थ्योरी। ये गेट बंद कर दो ना, पीछे वाला गेट बंद कर दे, चला था हैं। चलो, तो हम शुरू कर रहे हैं। न्यू टॉपिक है ऐसी थ्योरी। आवाज मत करो भाई, अब थोड़ा सा ध्यान से समझ लो। इतनी भी आसान नहीं है, सारे सवाल ही सवाल हैं। सवाल को क्या है कि पहले ऐसे पटकना है, फिर वापस ऐसे पटकना है, फिर ऐसे फेंकना है, फिर वापस लेना है। कुल मिला के गोल गोल घूमना, वहीं घूमना है। कभी आरएमएस देगा तो एवरेज पूछेगा, एवरेज देगा तो आरएमएस पूछेगा, अधिकतम देगा तो एवरेज पूछेगा, एवरेज देके आरएमएस पूछ, मतलब कुछ भी यही चारों पांचों में घूमते रहेंगे। फिर यहां से घूमते हुए बाहर निकलेंगे तो जेड में चले जाएंगे, जेड आर वहां घूमते रहेंगे। वहां से बाहर निकलेंगे तो कोस थीटा में चले जाएंगे, पावर फैक्टर में, वहीं घूमते रहेंगे। और सवाल इसके अत्यधिक रहते हैं। परीक्षा में सवाल लगभग किसी भी एग्जाम में 5 से 7% के बीच सवाल आते हैं। यानी कि 100 सवाल आते हैं तो 5 से 7 के बीच में इसके सवाल होते हैं। क्लियर? ऐसी थ्योरी, ऐसी का मतलब क्या हो गया भाई? अल्टरनेटिंग करंट। यहां प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है भाई, अल्टरनेटिंग करंट का मतलब क्या हो गया? प्रत्यावर्ती धारा। अब हमारे पास ये प्लस है और ये क्या है? माइनस। यहां पर ये क्या कहलाता है? टाइम यानी समय। और ये क्या होता है? एम्पलीट्यूड यानी कि आयाम। आप तो मुझे केवल ये बताओ, इस वक्र का नाम क्या है? साइनोसोइडल। इंग्लिश में क्या कहते हैं? साइनोसोइडल वेव। ज्यावक्रीय तरंग। साथ के साथ बढ़ाते जाना, क्योंकि बॉटम तो है नहीं कुछ। ये हमारे पास क्या है? स्क्वायर वेव। हिंदी में क्या कहते हैं? वर्गाकार तरंग। तीसरा ये है हमारे पास ये है, ये हमारे पास क्या कहलाती है? ट्राई एंगुलर वेव। यानी कि त्रिभुजाकार तरंग। ट्रायंगुलर क्या कहलाएगी? त्रिभुजाकार तरंग।
sawtooth वेव, आरिदंत तरंग। sawtooth वेव यानी कि आरिदंत तरंग। हमारे पास तरंगे शुद्ध एसी रूप में 4 प्रकार की है। एक है साइनोसोइडल, एक है स्क्वायर वेव, एक ट्रायंगुलर वेव, एक sawtooth। इंग्लिश में, हिंदी में, दोनों में नाम इसलिए लिखे हैं क्योंकि परीक्षा वाले का भरोसा नहीं है वो किस में लिख के दें, इसलिए आप दोनों ही लिखना, ठीक है। अब देखो कि एक इसमें कंफ्यूजन उन्होंने खुद ने क्रिएट करवाया है। कंफ्यूजन उन्होंने ये क्रिएट करवाया है कि एक्चुअल में क्या है कि शुद्ध एसी रूप में आयताकार तरंग होती नहीं है, लेकिन फिर भी एक परीक्षा वाले ने इसको आयताकार मान लिया, लेकिन और ऑप्शन था नहीं। बट शुद्ध रूप से एक परीक्षा में सवाल आया, बताइए कौन सी तरंग शुद्ध नहीं है, तो आयताकार तरंग शुद्ध नहीं है। ये तो शुद्ध है साइनोसॉइडल, ये भी क्या है, इसको शुद्ध है। ट्रायंगुलर भी क्या है, शुद्ध है। और sawtooth भी क्या है, शुद्ध है। जितना प्लस है उतना ही माइनस है, तो वो तरंग क्या कहलाएगी, शुद्ध। वो तरंग क्या कहलाएगी, शुद्ध तरंग। आयताकार तरंग प्योर एसी नहीं है। आयताकार तरंग शुद्ध एसी नहीं है। कायदे की बात यही है। आपके लिखा हुआ पहले पढ़ा है, ओके। बाकी की सभी शुद्ध क्यों दिख रही है, जितना प्लस है उतना ही क्या होना चाहिए, माइनस। जब प्लस और माइनस बराबर है तो वो क्या है, शुद्ध। यहां प्लस ज्यादा हो जाए या माइनस ज्यादा हो जाए तो शुद्ध होगी क्या, नहीं। बना ली तरंगे। चलो भाई आगे आते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट में हमारे पास ये है पेन। लिखा नहीं तो आप तो बातें कर रहे थे ना। लिखो जल्दी फिर। और मैं आपको पहले ही बता दूं, ये जो ऐसी थोड़ी टफ नहीं है, लेकिन कैलकुलेटिव जरूर है। यदि आपका कैलकुलेशन करने का मन अच्छा करता है तब ये तो सब्जेक्ट है, ये जो टॉपिक है वो प्योर आपका है। कैलकुलेशन करने से मन घबराता है तो इसमें आप कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यदि इसमें 5-7 सवाल पूछे जाते हैं तो 6 कैलकुलेशन है। एक सवाल कोई प्योर थ्योरी का हो जाए तो हो जाए, कोई बड़ी मुश्किल से ढूंढना पड़ेगा। तो कैलकुलेशन का मन रहना चाहिए, क्योंकि सूत्रों की संख्या बहुत ज्यादा रहेगी। चलो एक होता है पल्सेटिंग एसी, वो तो कौन सी एसी थी, शुद्ध। पल्सेटिंग एसी को आप क्या बोलोगे हिंदी में, अशुद्ध। अशुद्ध को आप क्या बोलेंगे, इम्प्योर। चलो अशुद्ध एसी तो देखो बनानी आसान ही है, ऐसी तो शुद्ध बनानी टफ पड़ रही है।
जितना प्लस है उतना माइनस है क्या? लेकिन प्लस और माइनस दोनों तो है ना, तो प्लस माइनस है तो अल्टरनेटिंग तो है, लेकिन जो प्लस है वैसा माइनस नहीं तो अशुद्ध है। ठीक है, प्लस और माइनस बराबर है क्या? आकार सेम है लेकिन मान बराबर नहीं है। माइनस तो थोड़ा सा, ज्यादातर क्या है? प्लस है। तो ये कौन सी ऐसी है? अशुद्ध। अशुद्ध को क्या कहते हैं? पल्सेटिंग। एक होती है पल्सेटिंग डीसी, अच्छा पल्सेटिंग को एक और हिंदी में कहते हैं भाई स्पंदमान। क्या कहते हैं? स्पंदमान। पल्सेटिंग का और हिंदी वर्ड है स्पंदमान। बताओ, ऐसी एक डीसी है लेकिन ये तो घूम रही है, नहीं है, घूमो भले ही लेकिन है तो प्लस ही, माइनस में आई क्या? नहीं। तो अल्टरनेट है क्या? नहीं। ये केवल और केवल क्या है? शुद्ध ऐसी है। ये क्या है? ये भी पल्सेटिंग डीसी है तो ए की तरफ ना, प्लस की तरफ, माइनस की तरफ थोड़ी ना ही है। ठीक है, ये क्या है? प्योर डीसी, जिसका दिशा में मान क्या है? नियत। अब बताओ, आकृति को देख के तो कोई घबराहट है नहीं, आकृति तो मैंने सारी बता दी, कोई केस बचा ही नहीं पीछे। हाँ जी हाँ, डीआरडीओ के लिए यही तो होता है। लिख लिया भाई। अब देखो, एक तो हम एसी के गुणों को समझने लग जाए, एक एसी में डीसी में अंतर करें। तो सबसे पहले हम एसी और डीसी में अंतर कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ा एसी को पढ़ने का मन करता रहेगा। ठीक है, कि एसी क्या होती है। लिख लिया भाई ये तो। एसी में डीसी में, चलो ठीक है। सबसे पहली बात आप जानते हैं, एसी इस प्रकार की है कि नहीं है? प्लस और क्या है? माइनस। तो इसकी प्लस माइनस है तो दिशा बदली, और मान भी क्या हुआ? बदला कि नहीं बदला? तो ठीक है, तो इसमें क्या लिखोगे? इसमें दिशा व मान समय के साथ क्या हो रहा है? परिवर्तित।
समय के साथ परिवर्तित है। जिसमें दिशा व मान समय के साथ परिवर्तित है वो हमारे पास क्या कहला रही है, ऐसी। या आप इसको ऐसे कह दो, पल से पल मान बदलता है। पल से पल में मान बदलना मतलब हर पल बदलना। हाँ। ठीक है भाई। तो जैसे जैसे आप देखोगे समय जाता जाएगा, इसका मान चेंज हो रहा है, ये चेंज हो रहा है, ये चेंज हो रहा है। मान हर बार चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हर वैल्यू पर इसका मान चेंज है। ऊपर की स्लाइड कट रही है ना? ओके ओके ओके, कट रही है तो हम करते हैं भाई इसका कुछ जुगाड़। एक मिनट है, कहाँ गए वो, उनको बुला लेते हैं। चलो हाँ, ओके। तो इसमें दिशा व मान क्या होगा भाई, समय के साथ परिवर्तित होता है। अब देखो कि इसकी आवृत्ति कितनी है, तो आप कहेंगे आवर्ती के बारे में बात करते हैं। तो भारत में इसकी आवृत्ति कितनी है भाई, तो आप कहेंगे आवृत्ति है 50 हर्ट्ज। और प्लस माइनस कितना परसेंट है, 3%। ये थोड़ा सा डिटेल में इसलिए देखना पड़ता है। आप मुझे बताओ 100 का 3% कितना होता है, 3। और 50 का 3% कितना होता है, 1.5। 50 का 3% कितना होगा, 1.5। तो बताओ इसका न्यूनतम मान कितना होगा, 48.5 हर्ट्ज। ये तो है न्यूनतम मान। और 51.5 हर्ट्ज क्या है इसका अधिकतम मान। तो आवृत्ति क्या होनी चाहिए, न्यूनतम तो 48.5 और अधिकतम कितनी होनी चाहिए, 51.5 हर्ट्ज। और इसी प्रकार यदि आप यूएसए में देखते हैं कि आवृत्ति कितनी है, तो वहां आवृत्ति मिलेगी आपको 60 हर्ट्ज। उन्होंने बनाई तो 60 हर्ट्ज के हिसाब से बनाई, यहां पर बनी हुई है तो 50 हर्ट्ज के हिसाब से बनी हुई है। अगला है डीसी सप्लाई। मैं ऊपर लिखता हूं तो इधर इधर से, किधर से होगा, अब ये कटना नहीं चाहिए ऊपर से। ठीक है, तो अब है यूएसएम 60 हर्ट्ज है। डीसी के बारे में देखोगे तो आप देखो ये है कि नहीं है, यही होती है डीसी। दिशा में मान सदैव क्या रहता है, नियत। दिशा में मान सदैव क्या रहता है, इसका नियत रहता है। जा तू ला। अब देखो इसकी आवृत्ति कितनी होती है, 0। डीसी की आवृत्ति कितनी होती है, 0। ठीक है भाई, एसी और डीसी में ये तो फर्क समझ में आ गया। अब देखो एसी के अंदर हम क्या करते हैं, उत्पादन, संचरण व एक क्या है, वितरण। स्टोरी समझना। उत्पादन में हम उत्पादन करके ट्रांसमिशन करेंगे तो कौन सा ट्रांसफॉर्मर चाहिए, स्टेप अप चाहिए कि नहीं चाहिए। ट्रांसमिशन को वापस डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो क्या चाहिएगा, स्टेप डाउन। चाहिए।
तो स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है, ये ट्रांसफॉर्मर है और इनकी दक्षता क्या रहेगी? उच्च। ओहो, ट्रांसफॉर्मर दक्षता क्या रहती है? उच्च। इस हिसाब से कौन ठीक हुआ भाई? एसी। इस हिसाब से ठीक कौन हुआ? एसी। अच्छा, एक और बात यहां और कर लेते हैं, जो उत्पादन हो रहा है वो एसी का उत्पादन कितना केवी का होता है? 11 केवी या 33 केवी। उसके बाद ट्रांसमिशन करोगे तो कौन सा ट्रांसफॉर्मर चाहिए? स्टेप अप। और उसके बाद में क्या चाहिए? स्टेप डाउन। तब डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। स्टेप अप और स्टेप डाउन दोनों क्या है? ट्रांसफॉर्मर। और ट्रांसफॉर्मर दक्षता क्या होती है? उच्च। तो इसलिए ये हमारे पास क्या होगा? उत्पादन, संचरण, वितरण आसान है। यहां आओ डीसी में। उत्पादन, संचरण, वह क्या आएगा? वितरण। इधर से लाइनें कट जाएगी, मैं इधर सरकाऊंगा। पूरा बोर्ड आना चाहिए ना, तो इधर कम ज्यादा क्यों करता है? इधर से भी आना चाहिए पूरा। आ गया? वाह, ठीक है। अब देखो, ये उत्पादन कितने वोल्ट तक करता है भाई? डीसी में 650 वोल्ट। कितने वोल्ट होता है? अब देखो, मैं आपको एसी और डीसी के बारे में यहां सार बता रहा हूं अंतर के रूप में, आप समझ लेना। उत्पादन उत्पादन के चैप्टर में पढ़ते हो, यहां थोड़ी पढ़ते हैं। ये हम देखते हैं एसी और डीसी में फर्क क्या। डीसी हम पढ़ गए हैं, एसी के अंदर फर्क देख लेते हैं। उत्पादन से संचरण करना है तो स्टेप अप करते हैं, और इसके लिए क्या चाहिए आपको? कौन सा जनरेटर? डीसी सीरीज जनरेटर। डीसी सीरीज जनरेटर किसके रूप में काम करेगा भाई? बूस्टर के रूप में। ठीक है। अब देखो कि उत्पादन, संचरण, और संचरण से क्या आएगा आगे? वितरण। ठीक है। जब संचरण से वितरण करोगे तो स्टेप डाउन करोगे, तो प्रति मतलब जो वोल्टेज को कम करने के लिए किसको काम लेते हैं? प्रतिरोध का समूह है। प्रतिरोध समूह है। ठीक है। तो कुल मिला के बात है, इसकी दक्षता क्या होगी? कम। एक तो जनरेटर की दक्षता कम होती है, प्रतिरोध का समूह लगाओगे तो ये तापमान करेगा, तो इसकी भी दक्षता क्या रहेगी? कम। तो एसी और डीसी में दक्षता ज्यादा किसकी रहेगी? उत्पादन, संचरण और वितरण में। तो आप कहेंगे उच्च तो रहेगी इसकी, एसी की, और डीसी की दक्षता क्या रह जाएगी? कम।
हाँ, ये होता है इसमें ज्यादा। एस, आपको क्या लगता है? सबसे ज्यादा उत्पादन हम एसी में करते हैं, सामान्यतम 11 केवी का ही उत्पादन करते हैं। 33 केवी तो कोई से एक संयंत्र है जो 33 केवी पर है। सामान्यतः कितने केवी पर है? 11 केवी पर। हम भेजते हैं ना, वो 220 केवी, 440 केवी, 760 केवी तक भेज देते हैं। वो है ट्रांसमिशन, ये है उत्पादन है। हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। आपको वैसे ही लिखना है जैसा आप लिखते आ रहे थे। एसी एंड क्या चल रही है? डीसी। जो भी भाग समझ नहीं है बता देना भाई। एसी में ध्यान से देखना, एसी में हमारे पास होता है फेज। एसी में क्या होता है? फेज। फेज क्या होता है भाई? तो आप कहते हैं एक होता है सिंगल फेज और एक होता है थ्री फेज। जो सिंगल फेज होता है उसमें हमारे पास क्या होता है? फेज और न्यूट्रल। तो फेज का रंग कैसा होता है भाई? लाल। और न्यूट्रल का रंग क्या होता है? काला। थ्री फेज में तीनों ही हमारे पास फेज है। तो यहां पर हमारे पास कौन से रंग होता है? लाल, नीला, पीला। ठीक है भाई, आर बी वाई। ठीक है, न्यूट्रल का रंग तो काला होता ही है। अर्थिंग का रंग कैसा होता है? हरा या हरा पीला। हरा पीला का तात्पर्य यहां पर यह होता है, तार पीले तार पर हरी लाइन है। पीले तार पर क्या होती है? हरी लाइन। तो पीले तार पर हरी लाइन ये भी होता है। ठीक है भाई। डीसी में हमारे पास क्या होते हैं? डीसी में टर्मिनल है दो ही। एक होता है पॉजिटिव और दूसरा होता है नेगेटिव। पॉजिटिव टर्मिनल वो क्या है? नेगेटिव टर्मिनल क्या है? बताइए भाई। पॉजिटिव टर्मिनल कौन से रंग का होता है? लाल। और नेगेटिव टर्मिनल कैसा होता है? काला। क्लियर? अर्थिंग का रंग को वही होता है, हरा या हरा पीला। अब इसमें क्या है कि एक जो काम में लेते हैं मध्य रंग। अब ये है ना, दो प्रकार से बनता है। डीसी में लाइन दो ही होती है, एक्चुअल लाइन है तो, लेकिन एक होती है कोड एनईसी, एक होता है आईईसी। इलेक्ट्रिकल कोड होता है, एक इंटरनेशनल होता है, एक नेशनल होता है। उनके अनुसार इसमें क्या होता है कि मध्य रंग पूछा जाता है। अर्थिंग नहीं कहना चाहिए उसको, उसका नाम मध्य रंग होता है। तो मध्य रंग है वो नीला होता है। नीला होता है वो रंग क्या कहलाता है? मध्य रंग। तीन तार में एक मध्य रंग क्या कहलाता है? नीला। फ्लेक्सिबल केबल है तो फ्लेक्सिबल केबल का अर्थिंग का रंग कैसा होगा? नीला।
देखो इतना अंतर किया, और क्या अंतर करूं मैं बताओ। इसे एसी को संचित नहीं किया जा सकता, इसे क्या कर सकते हैं भाई, डीसी को संचित कर सकते हैं ना, इसे संचित किया जा सकता है। ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग में उपयोगी भी है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग केवल किससे होगी, डीसी से। लंबी दूरी पर पारेषण में वितरण के लिए क्या काम लेंगे भाई, एसी। लंबी दूरी पर पारेषण में वितरण के लिए किसको काम में लिया जाता है, एसी को, क्योंकि एसी में हानि कम होगी। हाँ आर वाई बी होता तो मैंने तो नाम लिखना था ना, मैं क्रम अनुक्रम थोड़ी पढ़ा रहा था अभी। वैसे भी अनुक्रम दो होते हैं, एक धनात्मक एक ऋणात्मक, फेज सीक्वेंस मीटर के द्वारा लेंगे। तो एंटी क्लॉक वाइज होता है वो आर बी वही होता है, क्लॉक वाइज होता है आर वाई भी होता है। अरे आर वाई बी तो लिख ले भाई, इतना इसमें क्या दिक्कत हुई है। ले लिख लिया भाई। डीसी में न्यूट्रल को मध्य रंग नाम से जाना जाता है, मध्य तार का रंग कहते हैं इसको। और ये भी एनईसी के तहत। वो एक बच्चा पूछ रहा संचित का मतलब क्या होता है, अब ये नहीं करा पाएंगे हम। संचित का मतलब होता है स्टोर करना, संचित तो समझ में आना ही चाहिए। ये तो आप बचपन से पढ़ते हुए आए, 10वीं भी करके आए हैं, और ग्रेस भी नहीं लगा तभी फॉर्म भरे होंगे। तो संचित तो क्या होता है, स्टोर करना। तो डीसी को हम स्टोर कर सकते हैं, संचित कर सकते हैं, एसी को स्टोर नहीं कर सकते। क्लियर। ये मैं इसमें एक बार और समझाने की कोई कंडीशन है नहीं। वायर के अंदर हम वायर को पढ़ते हैं ना भाई, ठीक है। अच्छा ये जो हमें बैटरी के अंदर हम बैटरी स्टोरेज के बारे में पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्रिया भी किसमें होती है, बैटरी में। पारेषण में वितरण को हम पढ़ते हैं ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में। यहां मैं केवल बता रहा हूं कि एसी और डीसी में फर्क क्या है, केवल मैं ये टॉपिक थोड़ी पढ़ा रहा हूं, मेरा कहीं भी ये टॉपिक केबल नहीं है। यहां
जो मैं केबल के बारे में यही बता रहा हूं कि देखने पर आपको कैसे फर्क पता चले, तो केवल फर्क समझा रहा हूं। पढ़ना टॉपिक क्या है? एसी थ्योरी। तो मैं तो एसी और डीसी का फर्क बता रहा हूं केवल। ठीक है, ओके। एसी एंड डीसी। अब बताओ, एसी में धारा की डीसी में धारा एक समान होती है? तो धारा एक समान है, तो धारा घनत्व क्या होगा भाई? आई बराबर जे बटा ए होता है कि नहीं होता है? धारा घनत्व आई बराबर जे बटा ए होता है। सॉरी, क्या लिख दिया उल्टा, जे बराबर आई बटा ए होता है। और आई हमारे पास किस में होती है? एम्पियर में। एरिया किस में होता है? मीटर स्क्वायर में। और ये यूपीपीएसएल का सवाल रहा पिछली बार का ही। बताइए धारा घनत्व का मात्रक क्या है? एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। तो आई तो धारा है, एम्पियर है, ए क्या है? एरिया। एरिया किस में होता है? मीटर स्क्वायर में। ठीक है, तो धारा नियत है, तो धारा घनत्व क्या होगा? नियत। धारा घनत्व क्या होता है भाई? नियत होता है। अच्छा आप बताओ, एरिया तो फिक्स है, यदि धारा नियत है तो धारा का घनत्व भी क्या रहेगा? नियत। अच्छा धारा घनत्व नियत है तो इंसुलेशन हमें क्या लगेगा? कम। इसमें कम इंसुलेशन की आवश्यकता होती है। इसमें इंसुलेशन क्या चाहिए आपको भाई? कम चाहिए। इसमें कैसे इंसुलेशन की आवश्यकता होगी? कम। कोई टेंशन नहीं, ठीक है। एसी के बाद में आता है, सॉरी डीसी के बाद में आता है एसी। यहां भी आप धारा घनत्व का सूत्र तो वही लिखोगे, जे बराबर आई बटा ए बराबर क्या होगा? विद्युत धारा बटा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल लिख दो। अरे हाँ ना, हाँ से बोलो ना, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। मात्रक मैंने उधर जाके लिख दिया तो बार बार इधर क्या लिखूं? अब यहां दिक्कत क्या हो रही है? दिक्कत ये हो रही है कि आई एस है, एस सी धारा चल रही है ना, तो एक बार तो धारा जा रही है ज्यादा, फिर आ रही जीरो, फिर जा रही ज्यादा, फिर जा रही जीरो। ऐसे चल रही है नहीं चल रही है? ऐसे चल रही है। अच्छा एक आपको उदाहरण के साथ समझाऊं तो यह है कि यदि यहां 220 वोल्ट है तो लास्ट तक वोल्टेज कितना लेना है? 220। लेकिन यहां पर 220 वोल्ट है तो अधिकतम मान कितना आएगा? 311। ये तो 220 वोल्ट तो आरएमएस है। एसी में कौन सा मान मापा जाता है? आरएमएस। तो 220 वोल्ट तो क्या है? आरएमएस। अधिकतम मान कितना आएगा? 311। ये हम आगे आरएमएस पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो अधिकतम मान 311। अब बताओ यहां इंसुलेशन लगाना पड़ेगा किसके हिसाब से? 220 के हिसाब से। और यहां इंसुलेशन लगाना पड़ेगा, और चल दोनों में कितने रहेंगे? 220। आरएमएस मान तो दोनों कितना है? 220। लेकिन इसका अधिकतम मान कितना है? 220। और इसका अधिकतम मान कितना है? 311। बताओ इंसुलेशन इसमें ज्यादा लगेगी कम लगेगी? ज्यादा। समान विभव पर डीसी की अपेक्षाकृत अधिक इंसुलेशन।
हो गया भाई? अच्छा अब बताओ, अब एक केवल बात बची है मशीन की। मशीन के बारे में देखो, एसी की मशीन की क्षमता क्या होगी, ज्यादा या कम? क्षमता अधिक। दक्षता भी क्या होगी, अधिक। मरम्मत खर्च क्या होगा, और इसकी मशीन में पढ़ो ध्यान से, मशीन कम क्षमता की आएगी कि नहीं आएगी, क्षमता कम। दक्षता भी क्या होती है, कम। मरम्मत खर्च भी क्या आता है, ज्यादा। आप घर के पंखे की बजाय मिक्सी को रिपेयर कराने में रुपए ज्यादा लगाते हैं, क्योंकि मिक्सी में होता है कम्यूटेटर। कम्यूटेटर होता है डीसी नेचर का, वो है यूनिवर्सल एसी और डीसी पर काम करता है, लेकिन नेचर उसका क्या है, डीसी है, इसलिए वो आवाज बहुत ज्यादा करता है। जो भी आवाज ज्यादा करेगा वो डीसी है, एसी ज्यादा आवाज नहीं करता। ये मैंने छोटा सा एसी और डीसी के बीच फर्क समझाया केवल। अब मेरा टॉपिक तो एसी था, अब मैं एसी पढ़ूंगा, ठीक है? ये तो बीच में से फर्क पड़ा दिया है। लिख लिया भाई? अब हम पढ़ना शुरू करेंगे एसी की शब्दावली के बारे में। कोई ऐसा है जिसको समझ में नहीं आया है? सबको आ गया समझ में? ठीक है। इसको दो, एक कान के नीचे दे दो। आपने पहले पढ़ रखा है तो आप सो नहीं सकते, आप जा सकते हो। और मुझे नींद आ गई तो मैं भी काफी देर से पढ़ा रहा हूं, तो आप जानते हैं आ ही सकती है। हाँ, अब लिखो भाई ऐसी शब्दावली। ठीक है, ऐसी शब्दावली में हम सबसे पहले देखते हैं इसमें एसी के आयाम के बारे में, आवर्ती के बारे में, आवर्तकाल के बारे में और चक्र के बारे में, इन सब के बारे में देखना है। ठीक है भाई? सबसे पहला मैं डाल देता हूं भाई इसमें चक्र के बारे में। चक्र यानी साइकिल। ये हमारे पास है समय, तो ये हमारे पास है आयाम। ध्यान से समझो भाई, यहीं पे मैं सबको समझाऊंगा इसमें। ये जो हमारे पास कोण बना है, ये कोण कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री। और ये कोण कितना डिग्री है, 360 डिग्री। आप जानते हैं 360 डिग्री कितना होता है, 2 पाई। और 180 डिग्री कितना होता है, पाई। कोई कंफ्यूजन नहीं है? अच्छा, यहां पर हमारे पास अधिकतम मान आया ना, यहां ये कितना है, पाई बटा 2, यानी कितना डिग्री है, 90 डिग्री। और यहां पर मान आया है अधिकतम मान वापस, तो ये कितना है भाई हमारे पास, 3 पाई बटा 2, सॉरी 3 पाई बटा 2, 3 पाई बटा 2 बराबर 270 डिग्री। तो ये हमारे पास है अधिकतम मान प्लस में, और ये अधिकतम मान कहां पर है भाई, माइनस में। हो गया?
तो बताइए एक चक्कर कितने में पूरा हुआ? 360 डिग्री। एक चक्कर बराबर 360 डिग्री कह दो, यहां क्या कह दूं मैं? 2 पाई। ठीक है, कोई टेंशन है इसमें? नहीं। अच्छा अब देखो, एक यहां दूसरा बना दो छोटा सा। ठीक है भाई, अब देखो ये शीर्ष एक नहीं है और ये भी क्या है? शीर्ष। दो कर्मागत शीर्ष के बीच की दूरी क्या कहलाएगी? लेमड़ा। मैं डेफिनेशन तो नहीं लिखूंगा। दो कर्मागत शीर्ष के बीच की दूरी क्या कहलाती है? लेमड़ा। एक शीर्ष व एक गर्त के बीच की दूरी क्या कहलाती है? लेमड़ा बटा 2। एक शीर्ष व एक गर्त के बीच की दूरी क्या कहलाएगी? लेमड़ा बटा 2। ये तो शीर्ष एक नहीं है और ये क्या है? गर्त। तो ये दो कर्मागत शीर्ष के बीच की दूरी लेमड़ा, यह दो कर्मागत गर्त के बीच की दूरी भी लेमड़ा ही। एक शीर्ष और एक गर्त के बीच की दूरी क्या होगी? लेमड़ा बटा 2। लेमड़ा क्या होता है? लेमड़ा होता है सी बटा एफ, आवर्ती के व्युत्क्रमानुपाती। थोड़ा सा लिखूंगा मैं इसको। सी होता है प्रकाश वेग और एफ क्या होती है? आवर्ती। और लेमड़ा होता है तरंग दैर्ध्य। तो तरंग दैर्ध्य आवर्ती के समानुपाती है कि व्युत्क्रमानुपाती? व्युत्क्रमानुपाती। आवर्ती ज्यादा होगी तो तरंग दैर्ध्य क्या होगा? कम। आवर्ती ज्यादा होने का मतलब चक्कर जल्दी पूरा होगा, जल्दी पूरा होगा तो ये लेमड़ा क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा ना। बस यही है, इतना सा नोट करो अभी। समझ में आ रहा है आपको? नहीं आ रहा है? क्यों नहीं आ रहा? तो भाई बता देना। आज आ तो ये आ ही जाएगा। फॉर्मूला तो कल ही स्टार्ट होगा ढंग से। आज फॉर्मूला नहीं है, लेकिन आप देखोगे इसमें थ्योरी कहीं नहीं है, केवल ऐसी थ्योरी में नाम में थ्योरी है, आगे थ्योरी कहीं नहीं आएगी। आप देखो थ्योरी कहां लिखते हैं? सीधा डिग्री कोण लिखेंगे। इंग्लिश की क्लास आपके मंडे से शुरू कर दें? इंग्लिश है, हिंदी टफ नहीं होती, इंग्लिश टफ होती है। मतलब टफ क्या होती है? इंग्लिश में कहीं समझाना पड़ता है, हिंदी में समझाना नहीं पड़ता इतना ज्यादा कुछ। हिंदी में क्या है कि आपको मजा आता पढ़ने में, बस बात इतना सा है। तो आप परीक्षा वाला आपके मजे के हिसाब से पूछता नहीं है। हिंदी में आप पढ़ने में मजा आता है, हर अक्षर सुना हुआ है, हर अक्षर समझ में आ रहा है। इंग्लिश में तो बस आप जानते हैं आपकी इंग्लिश है बहुत अच्छी है ना, बस वही है। क्या कह रहे हो? क्या कह देते हो पता ही नहीं चलता है। आपकी इंग्लिश अच्छी है? अच्छी नहीं है?
और दोनों में ना क्या है, हाँ किसमें है, अच्छी है कि अच्छी नहीं है? नहीं है ना, तभी तो इंग्लिश लगाएंगे, सुधार होगा। खराब है तभी तो सुधार होगा। आप डॉक्टर के पास कब जाते हैं? जब आपकी बीमारी होती है, कोई मामला खराब होता है तब जाते हैं, हैं? क्यों? खांसी काफी दिनों से आ रही है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा, दवाई टेस्ट की है? हाँ तो खांसी की दवाई मैं कह रहा हूं ना, कौन सी आती है? टोरेक्स आती है, कौन सी आती है? कोरेक्स तो बैन है, टोरेक्स है, कोरेक्स बैन है ना, कोरेक्स इंडियन बैन है, टोरेक्स आती है। 2 शीशी पी गया तो फिर टीबी हो सकती है। वो एड आता ना, लगातार खांसी है तो छुपाए नहीं, चेक कराएं, यही उस एड भी तो यही है। यदि आपको लगातार सूखी खांसी है, हाँ सूखी खांसी है, उसका कारण भी चेक करवा लेना एक बार। अरे मैं नहीं कहता भाई, लेकिन ये एड में आपने पढ़ा था, हम नहीं पढ़ा था, यही सुना था। यदि आपको लगातार सूखी खांसी आ रही तो चेक करें, क्या पता इसमें टीबी हो। टीबी का इलाज डोट्स होता है, ये बताते ना भाई, तो बड़े बड़े एड लगे रहते हैं, हैं? हाँ टीबी हारेगा, इंडिया जीतेगा, तुम भी चेक करो। लिख लिया अब तो? ओके है। देखो 2 नंबर बिंदु है आवर्तकाल। आवर्तकाल किससे कहते हैं भाई? तो आप कहते हैं आवर्तकाल एक चक्कर पूर्ण करने में, एक चक्कर पूर्ण करने में लगा समय, टाइम पीरियड हो गया ना भाई, आवर्तकाल। दूसरी देखो, आवर्तकाल है तो बताओ यहां से यहां तक जो समय लगेगा वो आवर्तकाल कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? एक चक्र पूर्ण करने में लगा समय। आवर्ती आती है अगला, आवर्ती होती क्या है? फ्रीक्वेंसी। डिनोट किसे करते हैं? एफ से। आवर्ती क्या है भाई, बताओ भाई? 1 सेकंड में पूर्ण किए गए चक्रों की संख्या। 1 सेकंड में कितने चक्कर पूरे कर लिए? यदि 1 सेकंड में चक्कर ज्यादा पूरे किए तो आवर्ती क्या है? ज्यादा। कम पूरे किए तो आवर्ती कम। 1 सेकंड में पूर्ण किए गए चक्रों की संख्या, ठीक है। तो आवर्ती एफ बराबर क्या आएगा? 1/T। तो इसका मात्रक क्या है? तो मात्रक एक तो होता है हर्ट्ज, जिसको HZ से डिनोट करते हैं, या आप इसको कहते हैं चक्कर प्रति सेकंड। 1 सेकंड में कितने चक्कर पूरे हुए, यही होता ना भाई। सवाल दे देते हैं। क्वेश्चन है, यदि मेरे पास आवर्ती 40 हर्ट्ज है तो आवर्तकाल बताइए, और मैं चाहता हूं मिली सेकंड में। बातें नहीं, उत्तर बताओ।
समझ में तो आ गई? आवर्ती किसे कहते हैं, आवर्तकाल किसे कहते हैं? एक चक्र पूर्ण करने में लगा समय क्या कहलाता है? आवर्तकाल। एक सेकंड में कितने चक्कर पूरे हो गए, वो आवर्ती कहलाती है। तो अपने भारत में एक सेकंड में कितने चक्कर पूरे होते हैं? 50। आंसर दे, प्रश्न पढ़ ले, उसमें सब दिया हुआ है। किसमें आंसर बताना है? मिली सेकंड में। 2.5 मिली सेकंड, ये आपका सवाल उत्तर बिल्कुल गलत। हाँ ठीक है, ये रहा, ये भी गलत। तुम दोनों आपस में समझौता करोगे तो उत्तर सही आएगा। तुम ज्यादा जीरो ज्यादा लगा दिए, कम लगा दिए, सही किसी ने नहीं लगाया। हाँ करेक्ट आंसर। आपका तो असर हो रहा है पड़ोसी का, धीरे धीरे उत्तर आने लगे हैं। अरे कुछ नहीं, सिंपल सवाल है। टी बराबर क्या होता है भाई? 1/f। तो 1 बटा क्या लिखोगे? 40। भाग देंगे, भाग जाएगा क्या एक में? नहीं जाएगा तो क्या आएगा? 10 हुआ, 10 में 40 का भाग गया नहीं, तो 0। 100 हुआ, 100 में 40 का भाग 2 बार, 20 बचा 200 में कितनी बार? 5 बार। तो ये हुआ। अब तीन संख्या छोड़ के 10 लोग उधर, मतलब 1000 से गुणा करोगे तो क्या बन जाएगा? मिली। 1000 से गुणा करोगे तो क्या बन जाएगा? 25 मिली सेकेंड। और ये तो मैं आज सुबह सवाल करा रहा था, 1000 से गुणा कर दो मिली बन जाएगा। क्लियर? चलो बहुत बढ़िया बात। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये प्रकट हो जाता है। यदि आवर्त काल हमारे पास, आवर्त काल हमारे पास 1 मिनट, आवर्तकाल हमारे पास है 20 या 2 मिली सेकेंड करते हैं, 20 ही कर दो ना, 20 मिली सेकेंड। तो आवर्ती बताइए। वाह वाह वाह। आवर्ती एफ बराबर क्या होगा? 1/t, 1/20। क्या आया भाई? मिली। मिली ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा? 10 की घात 3 अपॉन 20। 1000 में 20 का भाग दे, कितना हुआ भाई? 1000 में दिया 20 का भाग, 0 से 0 कैंसिल, बराबर कितना है? 50। आवर्ती बढ़ेगी तो आवर्तकाल घटेगा, आवर्ती बढ़ेगी तो आवर्तकाल क्या होगा? घटेगा। दोनों एक दूसरे के क्या है? व्युत्क्रमानुपाती। अब बढ़े इसके आगे।
ठीक है भाई। अब हमारे पास है एक दो साधारण साधारण चीज आएगी, उसके बाद फॉर्मूले की चीज शुरू होगी। साधारण चीज में पहला हमारे पास तीन तीन लिख लेना, चौथा है, चौथा हमारे पास बिंदु है आयाम। यानी एम्पलीट्यूड के बारे में। पांचवा क्या हो गया भाई आपके पास, आयाम यानी एम्पलीट्यूड। अगला मान है हमारे पास अधिकतम मान। ये क्या है कि सब कुछ अड़ोस पड़ोस की चीजें हैं। मैक्सिमम वैल्यू लिखो या पीक वैल्यू लिखो, बात एक ही भाई, पीक वैल्यू। एक होता है हमारे पास शिखर से शिखर मान, ये होती है पीक टू पीक वैल्यू। पीक टू पीक वैल्यू। तो एक अधिकतम मान है, एक शिखर से शिखर मान है। ठीक है भाई। अब देखो इसको ध्यान से, आयाम के बारे में, एम्पलीट्यूड के बारे में। तो ये है हमारे पास एक वेव फॉर्म। तो वेव फॉर्म में आपको पूछा गया है कि एम्पलीट्यूड क्या होता है। तो एक्चुअल में ये जो लाइन है वो किसकी रिप्रेजेंट लाइन करते, लाइन आयाम। तो एम्पलीट्यूड हम क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड को हम कहते हैं कि भाई आपके पास वाई एक्सिस में जो अधिकतम मान है वो आयाम ही है। वाई एक्सिस में अधिकतम मान क्या है, आयाम। लेकिन अधिकतम मान की डेफिनेशन क्या कहते हैं, वो कहते हैं शून्य के सापेक्ष। ये कौन सी पोजीशन है, जीरो। शून्य के सापेक्ष अधिकतम आयाम, ये अधिकतम मान। शून्य के सापेक्ष अधिकतम मान हमारे पास क्या कहलाएगा, यह शिखर मान कह दो। शून्य के सापेक्ष शिखर मान, यह अधिकतम मान, एक ही बात है। आयाम क्या कहेंगे, वाई एक्सिस में तरंग का मान, वाई एक्सिस में जो तरंग का मान है आयाम ही कहलाता है। जैसे जैसे जा रहे ना, क्या परिवर्तन हो रहा है, आयाम। ये सब क्या है, आयामित है। तो वाई एक्सिस में तरंग का जो मान है वो क्या कहलाता है, आयाम। आयाम है जो V एंड I होता है, आवर्ती थोड़ी ना होता है। वोल्टेज होगा, धारा होगी। शिखर से शिखर मान क्या है, ये होता है। देखो यहां पर मान मान लो है IM, तो इधर मान क्या आ जाएगा, -IM। -IM से +IM का मान क्या आएगा भाई, शिखर से शिखर मान है ना, पीक टू पीक IPP बराबर क्या हो जाएगा, 2IM है। अरे दोनों का अंतर क्या है, +5 और -5 का अंतर कितना होता है, 10। पता है कि नहीं होता है कि 0। +5 और -5 का अंतर क्या होता है, 10 होता है। 0 तो योग होता है। मैं क्या पूछ रहा हूं, अंतर। ये पीक टू पीक वैल्यू, तो प्लस का IM -IM का अंतर क्या होगा, 2IM। एक है IM, एक है माइनस का IM, है कि नहीं है। इनका अंतर निकालना, निशान क्या लगाओगे, माइनस। माइनस माइनस क्या बनेगा, प्लस, बराबर क्या आएगा, 2IM। आपको इन दोनों अंतर 0 दिख रहा है क्या, वैल्यू ये IM और ये IM कितना IM है, 2IM।
बस। तो ये केवल डेफिनेशन लिखने के लिए है चीज। लिख लिया भाई, जल्दी करो। ठीक है भाई, आयाम, अधिकतम मान और सीकर से सीकर मान लिख दिया। अब हमारे पास है एक है औसत मान। कौन सा मान आएगा? एवरेज वैल्यू। अब यहां से आपको ध्यान रखना शुरू करना पड़ेगा स्पेशल रूप से। यदि मैं धारा के बारे में एवरेज वैल्यू बोल लूं तो आप क्या लिखोगे, इसको डिनोट करोगे आई एवरेज। औसत मान किसे कहते हैं? तो एसी का वह मान जो डीसी के समान आवेश का स्थानांतरण करता है। फिजिकली क्या है? आवेश स्थानांतरण वाला मान कौन सा है? औसत। और ऊष्मा स्थानांतरण वाला कौन सा है? आरएमएस। अब देखो यहां तक तो आपको समझ में आ गया था कि नहीं आया था इससे पहले वाला? तो अब यहां दिल थाम के रहिए, क्योंकि अब सूत्र तो आएंगे, याद भी करने पड़ेंगे। परीक्षा में सीधे सीधे आते हैं। ऐसी थ्योरी में आपको जितनी लाइनें लिखी गई है वो सारी परीक्षा में आई हुई है। किसी में भी ये गुंजाइश नहीं है, आज शक्ति नहीं आई हुई है सारी। ठीक है, एसी का वह मान जो डीसी के समान आवेश स्थानांतरण करता है। एसी का वह मान जो डीसी के समान आवेश स्थानांतरण करता है उसे हम क्या कहेंगे? औसत मान। अच्छा, औसत मान का फॉर्मूला बताइए क्या होगा? आई एवरेज।
औसत का फॉर्मूला क्या होता है? राशियों का योग बटा राशियों की, वाह। तो यहां पर देखो कि समय में योग मतलब राशियों की संख्या तो 1/t, 0 to t और आई टी इंटू क्या हो जाएगी? dt। यदि मैं वोल्टेज के लिए लिखता तो v लिखता और धारा के लिए लिख रहा हूं तो क्या लिखूंगा? I। ठीक है भाई, ये सूत्र आपको पूछा नहीं गया लेकिन यहीं से शुरू होता है एवरेज, और इसको सॉल्व करोगे ना तो आपके पास क्या आएगा? तो आपके पास आएगा आई एवरेज बराबर क्या आएगा? आई एम बटा 2im बटा पाई। क्या आ जाएगा? 2im बटा पाई, ये आएगा 2im बटा पाई। ध्यान रखो, यहां रखो 0.637 गुणा im। आप तो यही पढ़ गए हो ना। तो आप क्या देखते हैं भाई कि औसत मान बराबर क्या हुआ? औसत मान बराबर 0.637 गुणा अधिकतम मान। यही होगा कि नहीं होगा? जबकि ये ध्यान रखना आजकल परीक्षा में यही काम आ रहा है, 2im बटा पाई। आप केवल इतना सा ध्यान रखने से काम नहीं चलेगा, ये 2018 या 2020 से पहले तक चल जाता था। अब आपके परीक्षा वालों को यही ध्यान रखना पड़ता है, 2im बटा पाई। यहां 0.637 गुणा अधिकतम मान हो गया। अच्छा, अब देखो आप ध्यान से कि औसत मान तो आपने ज्ञात ये कर लिया, वैल्यू आपके पास आ गई सारी, आपको सब ब्रैकेट में रखना भाई, सब इंपॉर्टेंट वैल्यू है। अब एक्चुअल में यहां एक प्रॉब्लम है, आप देखा जाए तो ये प्लस और ये माइनस, इसका औसत क्या होगा? 0 होना चाहिए। इसका औसत क्या होना चाहिए? कैसे? मैं आपको कहूंगा प्लस का 5 और माइनस का 5 का औसत क्या होगा, तो आप कहेंगे राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। प्लस और -5 को जोड़ा, कितना हुआ? 0 बटा 2, तो क्या रहेगा? 0। और जितना प्लस है उतना ही माइनस है, तो योग करोगे तो क्या हो जाएगा? 0। तो औसत भी क्या होना चाहिए? 0। तो कायदे से इसका औसत क्या होना चाहिए? 0। लेकिन औसत हम निकाल क्या रहे हैं? 2im बटा पाई। ऐसा क्यों? क्योंकि ये आकृति क्या कहलाती है? सममितीय। जितना प्लस है उतना ही माइनस है, उस आकृति को हम क्या कहते हैं? सममितीय, सिमेट्रिक। सममितीय तरंग है, और सममितीय तरंग में औसत मान अर्ध तरंग द्वारा ज्ञात किया जाता है। औसत मान कितनी तरंग द्वारा ज्ञात किया जाता है? आधी तरंग द्वारा ही ज्ञात किया जाता है। क्योंकि पूरी का करें तो क्या होता है? 0 ना। औसत मान अर्ध तरंग द्वारा ज्ञात। तो सममितीय तरंग में औसत मान किसके द्वारा ज्ञात किया जाएगा? अर्ध तरंग द्वारा। असममितीय तरंग होती तो पूर्ण तरंग द्वारा। असममितीय तरंग में औसत मान किसके द्वारा ज्ञात किया जाएगा भाई? पूर्ण तरंग द्वारा ज्ञात किया जाएगा। सममितीय तरंग में कितने तरंग द्वारा ज्ञात किया जाता है? आधी तरंग द्वारा। औसत मान का फॉर्मूला क्या? 1/t 0 to t i dt। इसे सोल्व करने पर क्या है हमारे पास? तो 2im बटा पाई बराबर 0.637 गुणा im। यानी औसत मान क्या होगा? 0.637 गुणा अधिकतम मान। के औसत मान कहते किसे हैं? एसी का वह मान जो डीसी के समान आवेश ट्रांसफर करते हैं, उस मान को हम क्या कहेंगे? औसत मान। अब बताओ कोई सवाल है तो औसत मान का? कोई सवाल नहीं है?
याद कम होता है तो जितने भी फॉर्मूले हैं 3 3 4 4 बार कॉपी में लिख के याद करो। हैं? क्या हुआ? हाँ। अब वो तो मैं क्या करूं, मतलब आप भूल जाते हैं तो मैं क्या करूं, एक बार याद हो गए ना, इसका मतलब वही उसी लॉजिक से याद होंगे। ठीक है। करें आगे? लिख लिया, लिख रहे हो? लिख लिया है? नहीं लिखे हो तो भाई तेजी से करो, थोड़ा स्पीड रखो। तो ये मान कौन सा मान कहला रहा है? औसत मान। एसी का वह मान जो डीसी के समान आवेश स्थानांतरण करता है, तो वो क्या कहलाएगा? औसत मान। ठीक है, चलो भाई ठीक है। क्वेश्चन है, यदि अधिकतम मान आपके पास 20 वोल्ट है तो औसत मान बताओ। असममितीय तरंग क्या है? अशुद्ध एसी की तरंग असममितीय होती है अशुद्ध तरंग की, अशुद्धि वाली। 2Im/पाई सोल्व करने पर आया भाई समीकरण को, क्योंकि आई टी बराबर आई एम साइन ओमेगा टी होता है, उसको सोल्व करने पर आता है। हो गया भाई? तो आप देखो कि एक आपके पास फॉर्मूला है, वी एवरेज बराबर क्या लिखोगे? 2Vm/पाई या 0.637 गुणा Vm, यही होगा ना भाई? चलो वी एवरेज बराबर 0.637 इंटू क्या भाई? अधिकतम मान कितना है? 20। इसे गुणा किया, इसे गुणा किया तो हमारे पास आएगा 37×2 = 74। तो ये हो गया 12.74 क्या? क्या हुआ? यही तो आ रहा है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, यदि वी एवरेज का मान आपको ये दे दिया जाए 36/पाई, तो बताइए वी एम का मान क्या है?
आ गए भाई? कितना? 18 आया? तो आप ये कहेंगे कि हमारे पास जो V एवरेज होता है ना, वो क्या होता है भाई? 2Vm बटा पाई होता है कि नहीं होता है? और तो इसने क्या दिया भाई? 36 बटा पाई। 2Vm बटा पाई बराबर क्या होगा? 36 बटा पाई। पाई से पाई क्या हुआ? कैंसल। आप बताओ Vm बराबर क्या हुआ? 36 बटा 2 बराबर कितना वोल्ट आएगा? 18। आ गया समझ में? चलो, अगला हमारे पास है, कितना नंबर बिंदु था भाई? 7 नंबर। आप पढ़ रहे हैं 8 नंबर बिंदु। 8 नंबर बिंदु क्या, कौन सा मान कहता है? आरएमएस मान। आरएमएस मान क्या होता है भाई? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। यानी कि रूट मीन स्क्वायर को आप हिंदी में क्या कहेंगे? वर्ग मध्य मूल मान। वर्ग मध्य मूल मान। आरएमएस क्या होता है? वर्ग मध्य मूल मान नहीं होता है, रूट मीन स्क्वायर। आरएमएस मान किसे कहते हैं? एसी का वह मान जो डीसी के समान उष्मा का स्थानांतरण करता है। उष्मा स्थानांतरण का मान कौन सा है? आरएमएस। और आवेश स्थानांतरण का मान कौन सा है? औसत। तो क्या लिखोगे? एसी का वह मान जो डीसी के समान आवेश स्थानांतरण करता है। सॉरी, उष्मा स्थानांतरण करता है। वो हमारे पास कौन सा कहलाएगा? आरएमएस मान। तो एसी का वह मान जो डीसी के समान क्या करता है भाई? उष्मा का स्थानांतरण करता है, उसे हम क्या कहते हैं? ठीक है, आरएमएस मान है। यदि मैं आई को ऐसे डिनोट करूंगा तो आई आरएमएस ऐसे तो लिखा जाएगा। तो आई आरएमएस है। आरएमएस की फुल फॉर्म क्या भाई? रूट मीन स्क्वायर। रूट है तो ये आ गया रूट। मीन है तो 1/t 0 to t, ये होता है मीन। मतलब डेरिवेशन में यही होता है ना मीन। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है, इंटीग्रेशन होता है राशियों का योग, ये राशियों का संख्या होती है टी। रूट मीन स्क्वायर। स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई? आई स्क्वायर टी। बताओ, रूट मीन स्क्वायर को फॉलो किया कि नहीं किया? तभी इसका नाम क्या है? आरएमएस। इससे आप यदि चीजें सोल्व करते हो तो आपके पास क्या आएगा? आई आरएमएस बराबर ये बनेगा आई एम बटा रूट 2। आई एम बटा क्या बनेगा? रूट 2 बराबर क्या होगा? 0.707 गुणा आई एम।
0.707 गुणा क्या बनेगा IM। ठीक है। अच्छा, अब आप ये भी लिख सकते हैं RMS मान बराबर 0.707 गुणा अधिकतम मान। यही होता है कि नहीं होता है? क्या मान होगा भाई? 0.707 अधिकतम मान, और यहां फिर आप लिख दो IM बटा √2। AC का वह मान जो DC के समान उष्मा का स्थानांतरण करता है उसे क्या कहते हैं? RMS मान, यानी रूट मीन स्क्वायर। ये पूरी तरंग के लिए ज्ञात किया जाता है। ये किसके लिए ज्ञात करोगे? पूर्ण तरंग के लिए। इसके लिए ज्ञात करोगे पूर्णतः। ले, तुझे भी नींद आ रही है। टफ नहीं है, सूत्र जरूर है, और सूत्र याद रखने लायक है। 3-4 बार लिख के याद रखना पड़ेगा। किसमें है? आरी दंती का RMS मान क्या होता है? हम सबका निकाल देंगे, क्यों चिंता करते हो? हम अभी जिसका RMS मान पढ़ रहे हैं ना, ये साइनोसॉइडल है। ठीक है। साइनोसॉइडल के लिए RMS मान आया 0.707। क्लियर? जैसे मतलब यानी IM बटा √2। जैसे ही आप हाफ और रेक्टिफायर में जाते हो तो IM बटा 2। जैसे ही आप DC में जाते हो तो IM। जैसे ही आप उसमें जाते हैं आरी दंत या ट्रायंगुलर कह दो 0.57। हेलो, हो गया भाई? ये पूर्ण तरंग के लिए ज्ञात किया जाता है। किसके लिए ज्ञात किया जाता है? पूर्ण तरंग के लिए ज्ञात किया जाता है। ओके। तो अब क्या हुआ? आपके सवाल का उत्तर दे दिया ना मैंने। फोन आ गया था मेरे बाद में। आपके सवाल का उत्तर तो आ गया ना? हाँ, 0.57 होता है। निकाल के दिखाऊं? मैं निकाल के
इसके लिए आपको 18,000 फीस जमा करानी पड़ेगी, हमारे जेई के बेस में एडमिशन लेना पड़ेगा। मैं इसका भी निकाल दूं, ये IM बटा ना, ये भी मैं IM बटा √2 निकाल दूं, लेकिन ये हमारे ये ITA में काम का नहीं है निकालना पूरा प्रोसेस। जूनियर इंजीनियर में काम की प्रोसेस होती है, क्योंकि देखो कि वहां मैं आपको बताऊं, आप तो फिर मैथ से हैं, 12वीं मैथ से मुझे पता चला है, तो वहां पर एक लाइन बन रही है ना, तो वहां लगेगा एक स्लोप का फॉर्मूला, मतलब लाइन का फॉर्मूला y बराबर mx होता था, m बराबर होता था y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 होता था। उस फॉर्मूले से इक्वेशन बनेगी और वो इक्वेशन लगेगी। अभी जो मैंने आपको इंटीग्रेशन में IT लिखता हूं नहीं, वो IT अब आएगा थोड़ी देर में, जिसे हम कहते हैं तात्क्षणिक मान, इंस्टेंटेनियस वैल्यू, वो IT अब आएगा। जो अभी तो मैं कौन सा घुमा रहा हूं, साइनोसॉइडल, इसलिए हम बाकी का हम सीधी वैल्यू लिखते हैं। ये जनरली आपके किताब में ये फॉर्मूले भी नहीं होते हैं, बट ये इस फॉर्मूले से आता है, ये इस फॉर्मूले का अलावा नहीं आ सकता, इस फॉर्मूले से ही आता है ये, ठीक है ना, इसलिए लिखा जाता है ये। चलो RMS हो गया। अगला होता है हमारे पास तात्क्षणिक मान। सारे मान ज्ञात कर रहा हूं, आराम से देखना, और सारे, अच्छा ये सब पूछे हुए हैं, अभी तक पूछा हुआ है कि नहीं है जो पढ़ा है? हाँ ये आपको पता। चलो मैं एक सवाल भी तो दूं इसका। चलो सवाल ये है, यदि VM का मान 50 वोल्ट है तो आप बताइए VRMS का मान क्या होगा? बताओ भाई। 35.35, 25.25, 35.35। तो VRMS बराबर क्या होता है? बराबर VM बटा √2 होता है ना भाई। यहां मैं क्या लिखूंगा, 0.707 गुणा VM। ये मैं सवाल सोल्व करने की आपकी आदत डाल रहा हूं, सोल्व आपको खुद को करना है, बहुत सारे सवाल आए हुए पड़े हैं। तो VRMS कितना है? 0.707। VM का मान कितना है? 50। गुणा कर लो, गुणा करना तो आपको आता होगा, आता ना, तो आएगा तो 35.35 बनेगा। 7 पंजे 35 और 7 पंजे 35, सीधा सीधा बनेगा। अगला सवाल यह है, यदि मान लो आपको ये दे दें VRMS बराबर 35/2√2, तो बताइए VM का मान क्या है? रूट वूट दे के घबराना नहीं है, आपके उस चैप्टर में रूट ही रूट घूम रहे हैं। जैसे आप ऑब्जेक्टिव बुक खोलोगे तो परीक्षा वालों के रूट ही रूट घूम रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। आ गए भाई? तो आप यही कहेंगे VRMS बराबर क्या होगा? तो आप कहेंगे VRMS बराबर होगा VM बटा √2। ठीक है, तो VM बराबर क्या होगा? √2 गुणा VRMS होगा कि नहीं होगा? भाई बात सही है कि नहीं है? तो √2, VRMS का मान कितना है? 35/2√2। तो √2 से √2 क्या हुआ? कैंसिल।
35/2 कितना हो गया भाई? 17.5 वोल्ट। है IRMS देख के आई एवरेज पूछा है, मैं वहां गया नहीं। क्यों नहीं गया? क्योंकि वो है फॉर्म फैक्टर की चीज। अभी हम फॉर्म फैक्टर तक पहुंचे नहीं है। आप देखो, मैंने एवरेज में एवरेज अधिकतम चलेगा, आरएमएस में अधिकतम चलेगा। मैं लाइन वाइज चलूंगा। पीक फैक्टर भी आएगा, फिर फॉर्म फैक्टर आएगा। आरएमएस देके औसत देके आरएमएस, ये काम है फॉर्म फैक्टर का। फॉर्म फैक्टर क्या करेगा? आरएमएस और औसत के बीच में संबंध स्थापित करेगा। लिख ले भाई, ठीक है। अब अगला जो मान है, कितना नंबर है भाई? नंबर तो बताओ। 9 नंबर। ये मान कहलाता है तात्क्षणिक मान। यानी कि इंस्टेंटेनियस वैल्यू। ये मान हमारे पास कौन सा मान कहलाएगा भाई? तात्क्षणिक मान कहलाएगा। तात्क्षणिक का मान का मतलब कौन सी वैल्यू होगी? इंस्टेंटेनियस वैल्यू। चलो ठीक है। क्या होगा तात्क्षणिक मान? इक्वेशन क्या होती है भाई? देखो ध्यान से, जैसे धारा की इक्वेशन लिखूंगा तो आई टी बराबर आई एम साइन ओमेगा टी प्लस थीटा लिख दो या फाई लिख दो। तो ये हमारे पास इक्वेशन होती है। एक्चुअल में धारा की इक्वेशन तो यही होती है, क्योंकि आप देख रहे हो ना, कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है। तो इसका मतलब कैसी वेव है? साइन वेव है। तो साइन वेव है तो इस इक्वेशन में तो साइन आएगा ही। तो इक्वेशन जो धारा आपके प्रवाहित हो रही नहीं है, आपके घर में जो आ रही है ऐसे, वो इसकी इक्वेशन ये है, समीकरण। तात्क्षणिक मान किसे कहते हैं? किसी क्षण विशेष पर लिया गया मान। किसी क्षण विशेष पर लिया गया मान। जैसे मान लो आपको ये कह दें कि जब नोटबंदी हुई थी उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन था, इसका मतलब ये क्षण विशेष की बात हो रही है। भाई ये किसकी बात हो रही है? क्षण विशेष। ठीक है। जब कभी भी पुरानी चीज हम देखते हम कहते हैं तात्कालीन, यानी कि उस समय। तो किसी क्षण विशेष पर लिया गया मान क्या कहलाएगा? तात्क्षणिक मान, यानी इंस्टेंटेनियस वैल्यू। इसी इक्वेशन होती है। ओके। अब देखो कि यहां पर बाकी सब कुछ आपको पता है। ये तो तात्क्षणिक मान है ही। ये कौन सा मान है भाई? अधिकतम। इसमें कंफ्यूजन है क्या आपके? कंफ्यूजन है नहीं इसमें तो। ओमेगा क्या है? ओमेगा बराबर होता है 2πf होता है। एफ हमारे पास क्या है? आवृत्ति। ओमेगा हमारे पास क्या है? ओमेगा होता है कोणीय वेग। ओमेगा क्या कहलाता है? कोणीय वेग। कोणीय वेग ओमेगा बराबर होता है 2π/t। इसलिए इसका मात्रक होता है रेडियन प्रति सेकंड। मात्रक क्या होता है? रेडियन प्रति सेकंड। तो आई एम मतलब ओमेगा बराबर 2πf। और जो टी तो समय है, और थीटा हमारे पास क्या है? कला अंतर। कलांतर यानी फेज डिफरेंस या फेज अंतर।
ठीक है भाई। अब हम इस पर न्यूमेरिकल करें, थक गए हो? मैं करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, करूं? क्योंकि आपके फॉर्मूले ज्यादा हो जाएंगे। बट कल हम इस चैप्टर को पूरा पढ़ेंगे, बाकी का जो भाग है पूरा करेंगे। कल आपके छुट्टी नहीं है। 9 बजे आओ, 9 बजे आओ, 9 बजे, 9 बजे क्या आप 8:30, 8 बजे आ जाओ। हाय हाय कि 9 बजे सही रहेगा? सही तो मैं 7 बजे आता हूँ, 7 से 8 क्लास लेता हूँ। तो 7 से 8 क्लास होगी तो 8 बजे आ जाओ, 8 बजे पढ़ा देंगे। उसके बाद आप भी फ्री हो, हम भी फ्री हो। 8 बजे आ जाओ, 8:15 आ जाओ। हाँ, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। आप 8 बजे आ जाओ, 8:15 स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, हाँ एंड। क्लियर है? तो कल